जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीव विज्ञान खंड ग का, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास टेंथ के लिए है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं करवा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊँगा। तो देखिए, उससे पहले मैं बता देता हूँ, आपको 100 अंक चाहिए, यानी 100 में से 100 चाहिए, तो जीव विज्ञान को पूरा देखना है, अन्यथा अभी भी छोड़ के जा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, ये 100 नंबर जब आएगा जब 30 नंबर प्रैक्टिकल का और 70 नंबर आपका जो ये एग्ज़ाम का जो मिलेगा, ठीक, तभी जा कर के आप कर सकते हो गेन। इसके बाद देखिए, यहाँ भी मैंने 100 नंबर लिख लिया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बस पूरे फिजिक्स और पूरे केमिस्ट्री और पूरे जीव विज्ञान का मैंने टोटल करवा रखा है खंड के हिसाब से। सब जा कर के आप देख लेना, ठीक, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेंगे कुछ, उसे भी देख लेना। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है हिंदी में 70, इंग्लिश में 70, साइंस में 70, एसएसटी में 70, ड्राइंग में 70। सभी सब्जेक्ट में आपको 70 दिलाने का पूरा फुल गारंटी लेता हूँ। तो आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है और जल्दी से जा करके, अगर आप वीडियो में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और देन लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए, ये बिहार बोर्ड और इसके साथ ही साथ ये यूपी बोर्ड, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 95% लानी है तो वीडियो को पूरा वॉच करना। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखिए, वीडियो में मैंने लिया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का क्या है। प्रश्न नंबर 9 का क्या में क्या है, मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो गुण सूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है। तो मैंने लिख लिया, आता है बहुविकल्पीय थर्ड सही है, ठीक। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय 20 पूछे जाएंगे, जो कि जितने भी बहुविकल्पीय और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखा है। बोर्ड एग्जाम में पूरे यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको जो है एग्जाम में बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि गोला लगाने पड़ेंगे। तो वो गोला इसी प्रकार से लगाते हैं जब आपको सही होगा। अगर 20 आपने क्वेश्चन सही कर दिया तो आगे का क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 का ख। 9 का ख क्या है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक। इसमें मैंने लिखा है अतः, मतलब कि उत्तर में अतः बहुविकल्पीय थर्ड, शुक्राणु में ये भाग नहीं होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9 का ग। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, यानी कि शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है अतः बहुविकल्पीय चौथा RR, ठीक, कैपिटल RR जो बीजों को प्रकट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 का घ, ठीक। पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का जो कार्य होता है, इसमें मैंने उत्तर लिख लिया, आता है बहुविकल्पीय सेकंड, जल का संवहन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का ड, प्रश्न नंबर 9 का ड है क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल क्या चीज़ अवशोषित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमने बताया 5 बहुविकल्पीय। चलिए अब आगे की ओर बताते हैं और नए क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है प्रश्न नंबर, यहाँ पर 10 होता है, 9 के बाद जो है हमारा प्रश्न नंबर 10 है। आप अपने नोट कॉपी में 10 कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, ठीक, ये 10 का क्या है, ठीक है, यहाँ पर 10 कर दीजिए। 10 का क्या, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स से लिया गया है, लेकिन ये जीव विज्ञान में घुसा दिया गया है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी मिक्स आपको मिल सकता है। तो देखिए, ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और यह छोटा होता है, लेकिन दृष्टि क्षेत्र में बहुत अधिक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। ये दृष्टि क्षेत्र में बहुत, ये क्या है, उपयोग होता है, इसीलिए इसको दृष्टि क्षेत्र में बहुत उपयोग किया जाता है। ये हमारा क्या होता है, वाहनों के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का था लेकिन जीव विज्ञान में डाल दिया गया है, तो आपको अच्छे से इसको नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 का क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर ये 10 का ख है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का ख में क्या है, मेंडल के प्रयोग के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। यानी मेंडल के अनुसार इन्होंने
प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसका उत्तर मैंने लिखा है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराने पर जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो भी लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रभावित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरा है अप्रभावी। अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जो लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीका से लिखा है, आपको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, तभी जा करके आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ये 10 का ग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का ग है, भोजन को पचाने के लिए लार की क्या भूमिका होती है या क्या भूमिका है। तो देखिए भोजन को पचाने के लिए लार में सेलाइवरी इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो मंड तथा स्टार्च को मल्टोज संकरा में बदल देती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए लार ग्रंथि का मतलब होता है लार, अगर कोई भी सलाइवा वगैरह होता है अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सटासट चला जाता है, मुंह के अंदर हमारा जो क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है, लार ग्रंथियाँ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है मल्टोज संकरा में बदल देती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है ये क्वेश्चन कितने कितने नंबर का है, तो ये क्वेश्चन है हमारा 2-2 नंबर का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को 4 नंबर में भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ लिख लिया प्रश्न नंबर 10 का ग। प्रश्न नंबर 10 का ग का मतलब ये अथवा में क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैंने इसको भी लिख लिया प्रश्न नंबर 10 का ग, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का ग में क्या है, पौधे में बातरंधों की उपयोगिता की उल्लेख कीजिए, ठीक है, यानी बात व रंधों की उपयोगिता का उल्लेख करना है, ठीक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, 2023 में टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं। देखिए उत्तर में मैंने लिखा है पादपों के हरे भागों में विशेष रूप से पत्तियों सतह पर पाए जाने वाले महीन छिद्र रंध्र कहलाता है। रंध्र कहलाता है, महीन छिद्र माने होता है महीन छिद्र जो होता है वो रंध्र कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला रंध्र गैसीय विनिमय में सहायक है, दूसरा बाष्प उत्सर्जन में सहायक होता है। एक तो देखिए विनिमय में होता है और एक होता है बाष्प उत्सर्जन में सहायक होता है। और इसका लास्ट है उत्तर, पौधों के काष्ठीय भागों पर बाष्परंध्र पाए जाते हैं। इनका निर्माण स्पंजी मेदुकत कोशिका में होते हैं, ठीक। स्पंजी, कुछ नाम इसका अजीब सा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, याद कर लेनी, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। 11 का क्या है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए मैंने यहाँ उत्तर में लिख लिया है समजात अंग और समरूप अंग आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए पहला मैंने लिखा है यह अंग उत्पत्ति में समान होते हैं और यह अंग उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं। दोनों समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक, अच्छे से समझ लेना। और दूसरा है इसमें मूल रचना एक जैसी होती है, इसमें मूल रचनाएं अलग अलग होती है। पूरा जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे लिखना है, इसमें मूल रचना अलग अलग होती है। इसके बाद देखिए यह सारी होता है और यह अभिसारी होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा चौथा, बाह्य संरचना होती है, यह अंतः संरचना होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक में हो रहा है तो एक में नहीं हो रहा है, एक में एक जैसी होती है तो इसमें अलग अलग होता है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। समझाता था समरूप में अंगों का उदाहरण देकर समझाइए, ठीक। तो इसका अंतर भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख लिया है प्रश्न नंबर 11। 11 का अथवा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेने हैं। 11, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है परासरण, यानी कि अर्ध परागाम्य झिल्ली से होने वाली विलायक के विसरण को परासरण कहते हैं। यानी कि अर्ध परागाम्य झिल्ली से होने वाले विलायक को या के विसरण को परासरण कहते हैं। इस क्रिया में कम सांद्रण वाले घोल से अधिक सांद्रण वाले घोल की ओर घोलन के अनुगति करते रहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कर लेना पूरे नोट, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरा इसका भाग क्या है, मूल रोम। जड़ की मूल त्वचा में एक कोशिकीय मूलरोम बनाते हैं, ठीक, या एक कोशिकीय पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए इसी का उत्तर है जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या है, देखिए प्रत्येक
मूल रोम का जीव द्रव्य तथा कोशिका कला मिलकर एक वर्णनात्मक परागम्य कला की तरह कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है तथा पूर्णतः परागम्य होती है। ठीक, यहाँ तक आपको लिख लेना। फिर इसके बाद यहाँ से स्टेप बदल लेगा हल्का सा। देखिए, मूल रोम की रिक्तिका से यह जल सीमीवर्ती और कोटेक्स्ट की कोशिका में उपस्थित जल की कमी के कारण चला जाता है। इस प्रकार की मूल रोम और अधिक जल अवशोषित करता रहता है। यह कोटेक्स्ट की कोशिका में से होती है, ठीक, या होता है, जो कि धीरे धीरे जड़ के भीतर भाग में चला जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कितने नंबर का आता है? तो ये आता है 4 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का या 7 नंबर में भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कोर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसका कुछ भाग अभी रह गया, इसे भी बता देता हूँ। ठीक है, पीछे वाले पेज देखिए, इसमें जो है भाग में उपस्थित जाइलम वाहिकाओं में पहुंचता रहता है। ये उसी का ये जो अभी हमने बताया था। ठीक, इसके बाद देखिए ये डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। इसमें मैंने लिखा है ये ऊपर वाला भाग जाइलम है, ये हमारा एंडोड मीड्स है, और ये हमारा मूल रोम है, और ये हमारा मृदकन है। ये क्या है? हमारा जड़ के अंदर जल की गति है, जड़ के अंदर जल की गति है। ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करोगे तब जा करके आपको 4 नंबर आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए देखते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 का ख, हृदय क्या है? संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप रूप से कार्य करता है। इसके बारे में लिखने हैं। अथवा दोनों क्वेश्चन है, मैं दोनों का आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसका आंसर मैं बता देता हूँ। चलो इसका भी बता ही दूंगा। अब देखिए अथवा में ये परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ कौन सी होती है? किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप इसको देख लीजिए हृदय के बारे में कि क्या है। यह हमारा प्रश्न नंबर 11 का हृदय वाले, ठीक, हृदय वाले क्वेश्चन का है जो कि 7 नंबर का आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तर, पंपिंग हृदय हृदय के परिसंचरण तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो शरीर के रक्त जैसे परिसंचरण माध्यम का उपस्थित में अनिवार्य नहीं है। ठीक, यानी माध्यम में ये क्या है? उपस्थित नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? मानव की आंतरिक संरचना, मानव की अंदर की संरचना यानी हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए दोनों आलिंद एक अंतरा आलिंद पट द्वारा बाएं यानी दाएं तथा बाएं आलिंद में बटे होते हैं। इसमें 2 आलिंद होते हैं, एक बाएं आलिंद और एक दाएं आलिंद। दोनों क्या होते हैं? आपस में बटे होते हैं। दाएं आलिंद में महाशिरा, अग्र महाशिरा तथा दाएं आलिंद में महाशिरा तथा अग्र महाशिरा खुली रहती है। बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली दोनों फुसफुसिया शिराएं खुलती रहती है। मतलब कि इसमें 2 आलिंद होते हैं, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद। दाएं आलिंद की तरफ हमारा क्या होता है? अग्र महाशिरा, और बाएं आलिंद की तरफ होता है पश्चिम महाशिरा। ठीक, इसमें क्या होता है? रुधिर लाने वाली दोनों फुसफुसी धाराएं खुलती रहती है। इसके बाद आपको डायग्राम बनाने इसी प्रकार से। मैंने हृदय का संरचना यानी डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले देखिए महाशिरा, फिर महाधवनी, फिर धवनी, फिर इसके बाद फ्लोमनरी शिरा, फिर धवनी, फिर पश्चिम महाशिरा, दायां आलिंद, बायां आलिंद। इस प्रकार से आपको ये बना लेनी है डायग्राम, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये 7 नंबर का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने हृदय के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और कुछ जो इसका कुछ भाग रह गया है आप उसको क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से उसके बारे में पढ़ लीजिएगा और पूरे नोट करके आइएगा एग्जाम में। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 12 क्या है? ये भी 7 नंबर का है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से देखना है। पहला देखिए 12 क्वेश्चन क्या है? मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इससे भी पहले करवाया था और अब फिर दोबारा करवा रहा हूँ। देखिए आहार नाल में पाचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक पाचन और एक होता है रासायनिक पाचन। ठीक, और आगे देखिए मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर की लंबी होती है। मनुष्य की आहार नाल मुंह गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैला होता है। 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए पहला है मुख गुहिका यानी मुख गुहा। मुख गुहा में जीहा स्थिति होती है। मनुष्य के दोनों जबड़ों पर गर्त दंती और विषम दंती तथा दीवार दंती प्रकार के दांत लगे होते हैं। मुख्य गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं।
चलिए आगे की ओर दिखा देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझा देता हूँ। इसका डायग्राम भी बनाऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा। आपको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 में, यही क्वेश्चन आपको टपक से टपकने वाली प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। ये चित्र जो है आपके 4 नंबर में भी सिर्फ चित्र बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए दे सकते हैं एग्जाम में, या 7 नंबर में आपको ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले मैंने इस डायग्राम को ऐसे बना लेना है जैसे आपने देख लिया है। देखिए इसी प्रकार से आपको डायग्राम को बनाना है। पूरे मनुष्य के चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ डायग्राम का, इसका बीच का जो भाग होता है नलिका वगैरह, ग्रास नली वगैरह, इसको बनाने हैं बस। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहले ये दांत है, फिर इसके बाद ये जीभ है, फिर ये हमारा जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं लार ग्रंथिया, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ये क्या है? ग्रास नली है। इसके बाद ये जो है हमारा श्वास नली होता है, ये श्वास नली है। इसके बाद ये जो भाग है हमारा यकृत है यानी हृदय है, और इसके बाद ये देखिए आमाशय है, और इसके बाद ये जो बीच का जो भाग होता है ये छोटी आंत होता है, और ये जो बड़ी वाली होती है इसको बड़ी आंत बोलते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ये मल द्वार होता है जिसके द्वारा हमारा की वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं मल द्वार, इसको बोलते हैं गुदा द्वार। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये 7 नंबर का है तो ये 3-4 पेज में तो आता ही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इस डायग्राम को अच्छे से बना लेने हैं। देख लीजिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक, अब चलिए इसकी अगला भाग बता देता हूँ कि क्या है, इसके बारे में भी लिखना है। कम से कम 3 पॉइंट तो लिखनी ही होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 पॉइंट। लार ग्रंथिया, लार ग्रंथिया क्या होती है? मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथिया पाई जाती है, जिसमें लार ग्रंथिया, जिसे लार ग्रंथिया कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद होता है यकृत, दूसरा नंबर पर है यकृत यानी हृदय। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाहिनी ओर स्थित रहता है, ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आग्नेय, यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो कि भुजाओं के मध्य भाग में स्थित होता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ जो कि मैंने बोला था अथवा बता दूंगा, वो भी क्वेश्चन आपको देख लेनी है। ठीक है, नोट कॉपी में नोट करते रहना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था ये कि हृदय के बारे में मैंने अभी बता दिया। इसके बाद देखिए परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ कौन कौन सी होती है, जो किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 7 नंबर में आता है, तो आपको क्वेश्चन को देख लेनी है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैंने इसका आंसर लिख लिया है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है। देखिए ये आपको लिखना है क्या? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में क्या होता है? परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक, ये पहले आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ करके बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए अब दिखेगा सब कुछ। यहाँ पर मैंने लिख दिया परिवार नियोजन। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार नियोजन कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे कैसे हम सीमित कर सकते हैं? तो सबसे पहले है धैर्य। अपने आप पर संयम रखें तथा लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। ठीक, पहला नियम। दूसरा क्या है? स्त्री लूप लगवाकर गर्भ धारण करने से बचाव कर सकती है, ये भी समझ में आ गया। तीसरा क्या है? तीसरा कह रहा है कि निरोध का प्रयोग पुरुष तथा स्त्री में से किसी एक द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भधारण होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अगला पार्ट की ओर चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लिख लिया है मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए पुरुष में क्या पाया जाता है? XY, और स्त्री में पाया जाता है XX। ठीक, अब देखिए इन दोनों का रिएक्शन करवाना है। जैसे Y को हम X के साथ रिएक्शन करवा दें तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाता है XY, जो कि क्या होगा? लड़का। ठीक, लड़का प्राप्त होगा। इसके बाद X और X के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? लड़की प्राप्त होगा। ठीक, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से जाकर के एक लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल नहीं किया यानी ऑल करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी। फ्रेंड चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।